हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.3 और इसके कुछ क्वेश्चंस और इसके बेसिक्स। इसमें जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा, मैंने लगभग सब कुछ इसमें लिख रखा है। तो ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपलोडिंग में नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं दोबारा इसकी वीडियो बना रही हूँ। इसमें लगभग आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। हम इस एक्सरसाइज में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है वो इवेंट्स, ठीक है। जैसे पीछे हमने जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था या मल्टीप्लिकेटिव लॉ पढ़ा था, तो उसमें जो इवेंट्स होते थे वो आपस में क्या होते थे? डिपेंडेंट होते थे, एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। और उसमें एक शब्द आता था विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे हमने एक कार्ड निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखा। जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 बॉल थी, पहले हमने एक बॉल निकाल ली, ठीक है, एक बॉल निकाल ली। और जब दूसरी बार दूसरे ड्रॉ की बारी आती है, तो उस वक्त उसमें कितनी बॉल रह गई? 9 बॉल्स रह गई। तो जो पहली हमने बॉल निकाल ली, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? इस दूसरी बार के ऊपर पड़ा, क्योंकि दूसरी बार जब हम बॉल निकाल रहे हैं तो 9 बॉल में से निकाल रहे हैं, ना कि 10 बॉल में से। तो इस तरह से पहली बार का इफेक्ट दूसरे पर पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इवेंट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने अगर बॉल निकाली है तो वो आपको वापस रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने पहले ड्रॉ में एक बॉल निकाली है और आप दूसरे ड्रॉ में भी एक बॉल निकालना चाहते हैं, तो आपने जो पहले निकाली थी ना, वो बॉल आपको वापस रखनी पड़ेगी, ताकि इसका कोई भी असर इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि तभी इवेंट्स क्या बनेंगे? इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। आपस में एक दूसरे का कोई असर एक दूसरे पर ना पड़े, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और आपको अगर याद हो तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते थे प्रोबेबिलिटी ए से, फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते थे बी बाय ए से, कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करती थी? ए पर, क्योंकि ए इवेंट पहले हो चुका है, इसलिए इसको बी बाय ए लिखते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए अपनी अलग अस्तित्व रखता है, बी आपका अलग अस्तित्व रखता है, दोनों आपस में अलग अलग है, ठीक है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। जैसे यहाँ पर इसका असर इसके नीचे आता था बाय में ए, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, नॉर्मल सिंपल सा रहेगा। अगर आपको निकालना है, 2 इवेंट्स हैं ए और बी एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 इवेंट्स हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल कब होंगे? जब उनका इंटरसेक्शन होगा पी ए इंटू पी बी से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, ये चीज़ मैंने आपको ऊपर समझा दी है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे। एक तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा कि अगर आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, ठीक है, ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, ठीक है। यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्शन। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, और इसको स्किप करके आप सीधा याद रख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया है ताकि आपको ये समझ आए कि ये 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसको हम ये लिखेंगे तो ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये होती है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या है? ये भी ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको होने की निकालनी है तो आप होने की के लिए ये बार हटा दोगे ना, नोट वाला, ठीक है। तो ये और ये लगभग सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर यूनियन है, याद रखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर यहाँ पर यूनियन आता है तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। इसी तरह से इसका दूसरा एक और जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है? अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन आता है तो यहाँ पर क्या आएगा?
यूनियन। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन में यूज़ होंगे, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। इसके बाद करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं, किस तरह से हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 1/2। तो बताइए कि ए और बी, शो कीजिए कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर आपको प्रूव करने हैं तो आपको लेना होगा इंटरसेक्शन किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ये आपको सिद्ध करना होगा, तभी आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या है, यूनियन गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, तो इससे हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना होगा इसका यूज़ करके, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ये निकालना है ना, तो इसको इस साइड लेके आइए और इसको इसकी जगह पर ले आइए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारे पास आएगा 1/12। अब हमें इंडिपेंडेंट इवेंट इसको प्रूव करना था, तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इंटरसेक्शन आपके पास क्या है 1/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है 1/4 एंड ये कितना 1/3। तो अगर हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास आता है 1/12 एंड हैंस ई एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। मैं है ना काफ़ी डिटेल में नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक बार समझा दिया तो उसके बाद दोबारा से उसी के ऊपर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में इफ़ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी, ये क्या है आपके पास 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो बताइए कि ए एंड बी आपके पास इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब हमें क्या चाहिए इंडिपेंडेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये चाहिए। ये हम कैसे निकाले भाई, ये हमारे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, ये हमें गिवन है। और ये क्या होता है, और का मतलब है, इसका मतलब ये होता है यूनियन ए नॉट यूनियन बी नॉट, ठीक है। ये हमें गिवन है, कितनी गिवन है 1/4 गिवन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पीछे मैंने आपको दो फॉर्मूले कराए थे स्टार्टिंग में बेसिक में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता क्या है, यहाँ पर यूनियन है ना, ये इंटरसेक्शन का बार हो गया, नॉट हो गया पूरा, ठीक है। इसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए चाहे तो, ये तो समझाने के लिए कि भाई ये चीज़ ये होती है, लेकिन हमें काम किससे होता है, इससे होता है। तो ये आपके पास है और यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन भी है, और हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन ही तो चाहिए। तो अगर आपको इंटरसेक्शन चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सोल्व किया, इसकी वैल्यू लिखी 1/4 और हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई कितनी 3/4। अब हमें हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, कब होंगे, यदि जो ये इंटरसेक्शन बी है इनकी दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो देखिए मल्टीप्लाई तो इक्वल आई नहीं और मल्टीप्लाई इक्वल आई नहीं, तो ये दोनों बराबर हुए नहीं एंड हैंस द टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका जाता है। इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज द मल्टीपल ऑफ द 3। अगर ई एक इवेंट है जो नंबर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है, और एफ एक इवेंट है कि जो नंबर आ रहा है वो एक इवन नंबर है, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो बताइए कि ई एंड एफ क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। जो ई है वो मल्टीपल है किसका, 3 का। अब 3 के मल्टीपल्स कौन होते हैं, जो 3 की टेबल में आते हैं वो सारे 3 के मल्टीपल्स होते हैं। और एफ इवेंट है जो नंबर है वो इवन, और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 से डिवाइड समझ लीजिए। इवन का तो सबको पता होता है, ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं। तो एक डाई फेंकी जाती है, एक गिट्टा फेंका जाता है, हरियाणवी में तो गिट्टा ही कहते हैं ना, ठीक है।
तो वो ज़्यादा लॉयल लगता है लोगों को। तो डाई होगी, डाइस होगी, वो फेंकी जाती है, तो क्या आता है आपके पास एक मल्टीपल ऑफ 3। आप एक बात बताइए कि अगर आप एक बार पासा फेंकते हैं, अगर आप एक बार पासा, हिंदी का शब्द है डाइस, फेंकते हैं तो कितने आउटकम्स आपके पास हो सकते हैं? उसमें 1 से 6 तक गिनती होती है, ठीक है, 1 से 6 तक होती है, तो 6 ही नंबर आपके पास आ सकते हैं। और हमेशा बच्चे यही चाहते हैं कि मेरा तो 6 ही आए, और सभी चाहते हैं लगभग, कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरे पास 1 2 3 आए, सबको क्या चाहिए? 6 आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं। तो बताइए ई इवेंट के अंदर 3 के मल्टीपल्स आएंगे। इसमें 3 के मल्टीपल कौन कौन है? एक तो ये है और एक ये है, तो 2 हो गई। एफ में इवन नंबर आएंगे, इवन नंबर कौन कौन से हैं? ये 3 है, तो ये 3 हो गए। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई एफ की, क्योंकि एफ में 2 के मल्टीपल्स आ गए, यानी कि इवन नंबर्स आ गए, ठीक है। तो ये आ गया 3/6। और क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट शो करना है, तो उसके लिए हमारे पास इंटरसेक्शन जरूर भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, यानी कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? तो कॉमन देखिए, इनमें 6 कॉमन है, तो दोनों के पास है 6, यानी कि एक नंबर दोनों के पास है। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1/6। टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। और ये जो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसमें? 1/6। इसके बाद अगर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास क्या होता है कि इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। यहाँ से हम शो करके दिखा देंगे, एंड हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 जो coins हैं उनको टॉस किया जाता है एक साथ। कंसिडर द इवेंट ई। आपको एक इवेंट ई लेना है। जो इवेंट ई है वो कहता है 3 heads और 3 tails। जो इवेंट ई है उसमें या तो 3 हेड हो या फिर 3 टेल हो। इवेंट एफ है वो कहता है कि एटलीस्ट 2 heads, कम से कम 2 हेड हो। और जी कहता है कि एटमोस्ट 2 heads, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो ऑफ द पेयर्स। इसके बाद आपको इन पेयर्स में आपको ये दिखाना है कि ये इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, यानी कि ई और एफ कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इसी तरह से ई और जी में दिखाना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इसी तरह से एफ और जी में आपको बताना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस कितने, क्या बनेगा? अब 3 कॉइन्स है, जब भी 3 कॉइन्स को उछाला जाता है तो सैम्पल स्पेस कितना आता है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं हम? कॉइन्स के चक्कर, कॉइन्स के केस में हमारे पास होता है 2 की पावर 3। 3 बार उछाला गया तो 2 की पावर 3, कितना आ गया आपके पास? 8। 2 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 2, 4 आउटकम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास, यानी कि सैम्पल स्पेस क्या होता है? जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सबको आप लिखते हैं तो एक सैम्पल स्पेस के तहत लिखा जाता है, ठीक है। तो उसमें सब तरह के आउटकम्स होते हैं। तो सैम्पल स्पेस का नंबर कितना है यहाँ पर? 8। तो 8 ऐसे आउटकम्स है। और कौन कौन से आउटकम्स हैं वो? तो 8 आउटकम्स तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे 3H, इसके बाद हम 2H तक का केस देखेंगे, यानी कि 3H हमने ले लिए हैं। इसके बाद आप 2H ले लीजिए, फिर एक T ले लीजिए, फिर आप 2H ले लीजिए, एक T ले लीजिए, फिर आप 2H ले लीजिए और फिर एक T ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 2H कर करके आपको ये केसेस बनाने हैं। फिर इसी तरह से आपको 3 टेल ले ली। अब जिस तरह से आपने 2H ली थी, इसी तरह से 2 टेल लेनी है और फिर एक H, फिर 2 टेल और फिर बीच में H। और देखिए, एक बार H लास्ट में, एक बार बीच में, एक बार शुरुआत में। तो इस तरह से कितने केस आ जाते हैं हमारे पास? 8 केस आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो ई है ना, वो कैसा केस है? 3 हेड हो या फिर 3 टेल हैं। तो ऐसे में देखिए 3 हेड और 3 टेल, या तो 3 हेड यहाँ पर है या फिर 3 टेल यहाँ पर है। तो ई में कितने कितने आउटकम्स आ रहे हैं आपके पास? 2, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर लिखा हुआ ना, ये इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद एफ देखिए, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, यानी कि कम से कम 2 हेड उसके पास जरूर हो। 2 हेड उसके पास जरूर हो। 2 तो होने ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 2 हेड वाले केस देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है।
तो 2 हेड वाले केस हमें देखने थे ना, एक ये एक ये एक ये। तो इन सब में क्या आ रहा है, 2 बार हेड आ रहा है। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड उसमें जरूर हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो हों। तो जो 2 वाले हैं वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि वो भी आ सकते हैं और 2 से ज़्यादा वाले भी आ सकते हैं। तो एक ये 2 से ज़्यादा किसके, 3 हेड वाला भी इसमें आ सकता है। तो ये 4 केस किसके हो गए, ये चारों किसके हो गए आपके पास एफ में, ठीक है। इसके बाद जी का देखते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। इसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। इसका मतलब है कि बस 2 हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बस एक ही इसमें कंडीशन लगाई है उसने कि 2 हेड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सब आएंगे। तो 2 हेड से ज़्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 3 हेड वाला इसमें नहीं आएगा। बाकी देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। इसने ये तो नहीं कहा कि नहीं वाला नहीं चलेगा, इसने कहा था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, सारे आएंगे, सिर्फ ये केस नहीं आएगा। यानी कि इसमें कितने आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। अब आपको इन दोनों इवेंट्स में तीनों दिखा देती हूँ मैं एक बार। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि इन इवेंट्स को लिख लेना है एंड प्रोबेबिलिटी आपको निकाल लेनी है। मैंने आपको बता दिया था कि ई इवेंट्स कैसे आया, एफ कैसे आया, जी कैसे आया, ठीक है। इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, इनका इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें क्या करना है, अब इंटरसेक्शन आप किस किस का निकालेंगे, जो जो पेयर्स आपको दे रखे थे ना उनका इंटरसेक्शन निकालने थे। जैसे हमारे पास एक पेयर था ई और एफ का, तो आपको इसको इंडिपेंडेंट दिखाना है तो एक इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। एक पेयर था आपके पास ई और जी का, इनको दिखाना है तो एक इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। एक पेयर था आपके पास एफ और जी का, तो एक इसका इंटरसेक्शन, यानी कि 3 इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए। देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। जैसे ई और एफ में ट्रिपल एच है, तो ई और एफ में देखिए क्या कॉमन है, ट्रिपल एच आप इसमें कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये निकालना है, इसी तरह से ये निकालना है। इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी में सिर्फ यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 1 है, नीचे तो सबके क्या आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि टोटल केसेस आपके पास कितने थे सैम्पल स्पेस में, 8 थे, ठीक है। इसके बाद हम साबित करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। इसने कहा था कि ई एंड एफ को बताइए इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो किसको फॉलो करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शो करके दिखाएंगे। इसी तरह से ई और जी को करके दिखाएंगे, जो इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नॉट इंडिपेंडेंट है। और इस तरह से आपको एफ और जी का भी कर लेना है। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं और इस बात का जिक्र मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कर दिया था, क्योंकि इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। लेकिन वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से अपलोड नहीं हो रही है, इसलिए मैंने दोबारा इस पर वीडियो बना रही हूँ मतलब। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास 1/5 एंड आपको निकालना है इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन निकालना तो इसका तो सीधा सही फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस आपको फॉर्मूला पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, इफ़ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि उसने आपको दे दिया कि ए और बी क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर वह दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। और आगे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन दे रखा है, उसने 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास 0.2, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि एक चीज़ तो आपके पास ये गिवन लगा लीजिए और ये कुछ वैल्यूज़ है आपके पास गिवन, इन सबकी हेल्प से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो हमारे पास यूनियन गिवन है, हमें यूनियन से क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको आप क्या लिखते हैं, ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर क्या रख देना है, ये दोनों रख देने हैं, यहाँ से वैल्यू उठाकर इसकी जगह पर आपको रख देनी है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद
ये बाकी की इनकी वैल्यूज रख देनी है। इसकी यूनियन की इसने वैल्यू दी थी ना 0.5, वो रख देनी है, और इसकी दी थी 0.2। यहाँ से अब देखिए इन दोनों में से एक इसमें से और एक इसमें से, इसके पास भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इसके पास भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर आपके पास बच जाता है 1 और यहाँ पर बच जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रख दीजिए और इसको आप उस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.3। इनको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 3/8। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें फॉर्मूले का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये फॉर्मूला तभी होता है जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हो, और ये बात इसने कही थी। ठीक है, तभी हमने लिया है। तो इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रख देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की रख देनी है, और आपके पास क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन बी वाला भी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, बस उसके अंदर वैल्यूज रख देनी है। ये 0.12 यहाँ से आ गया था, इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, इसका सेकेंड पार्ट है। इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। इसका फॉर्मूला आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, पिछली दो एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 में मैंने इन फॉर्मूलों को पढ़ाया था। तो वहाँ से आप क्या कह सकते हैं, नीचे बी है तो नीचे क्या आएगा? बी ही आएगा, और ऊपर क्या आएगा? इंटरसेक्शन। बस यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए है, नीचे ए है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ए। बाकी एज इट इज़ ऊपर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन ही आता है ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पर भी आप वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स हैं ए और बी, जहाँ पर दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, सिर्फ दिया गया है छोटा पी, यानी कि कांस्टेंट दिया गया है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास है 0.6। आपको पी निकालना है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो। अब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। तो इसी तरीके से हमें क्या निकालनी है? पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये होगा, यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पर क्या रखिए? पी रखिए, और यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद आपको भी पता है कि हमारे पास यूनियन बी की वैल्यू है, ना कि इंटरसेक्शन की। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और इसके अंदर इसकी वैल्यू रख देनी है। जब इस फॉर्मूले में इंटरसेक्शन आता है तो वहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए मैंने इसको 1 माना है, और यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम 1 की वैल्यू आई कहाँ से? तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन से ली है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली हम वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए यहाँ से पी कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1, और यहाँ पर 0.4 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 में से आप 0.4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.6 आएगा, और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा पार्ट, जो बी पार्ट कहता है कि ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है कि इनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। जैसे मैंने यहाँ पर पहले जब मैंने आपको समझाया था तो एक सिक्के का एग्जांपल लिया था कि जो सिक्का होता है अगर उसको एक बार उछालो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों चीज़ें इकट्ठी तो नहीं आएगी, और ना ही दोनों में कोई चीज़ कॉमन है। तो जब सिक्का उछाला जाता है तो उसकी 2 आउटकम्स होते हैं जो आपस में बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते। तो ऐसे केसेस को क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इनमें क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या होता है? 0 होता है। जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या आएगा? 0। कौन से केसेस में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। यही इस मेन बात होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। इसके बाद करते हैं इसका बी पार्ट। तो देखिए जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो यहाँ पर आपको पता है यूनियन वाला क्या है? फॉर्मूला। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अभी मैंने आपको बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन क्या होगा? 0। इसलिए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं लिखी क्योंकि ये क्या हो गया? 0। ठीक है, तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है।
इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ए और बी क्या है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसके बाद वैल्यू गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी एंड ए एंड नॉट बी। अब और का तो मतलब आपको पता है क्या होता है, यूनियन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अब ये दोनों वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ए और बी अब आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.15। अब आपको निकालना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पीछे भी मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। ये फॉर्मूला होता है, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, क्योंकि आपके पास ए की भी है, बी की भी है और इंटरसेक्शन की अभी हमने निकाली थी, तो वो आप पुट कर देना। इसके बाद दूसरा पार्ट है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, यानी कि एंड की जगह पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, नॉट बी। अब दिक्कत क्या आती है कि हमारे पास नॉट बी वाला फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो देखिए, अगर ए और बी, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं आपस में, तो ए एंड बी नॉट बी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो अगर ए नॉट बी कहूँ मैं तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए और बी नॉट कहना है, तो ए और बी नॉट बी क्या होंगे, आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट वाला केस क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर हमने कहा कि अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो ए और बी नॉट बी इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप यहाँ पर नॉट बी तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर लिखती है, लेकिन यहाँ पर बी नॉट, अब बी नॉट की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है ना, लेकिन बी की है। और नॉट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, होने वाली में से वन में से होने वाली माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाती है, तो इसी का यूज़ हमने यहाँ पर किया है। और इसके बाद हमने सिर्फ वैल्यूज़ रखी है और हमारे पास आंसर आ गया 0.15 इसका। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इवेंट्स ए एंड बी कोरस्पॉन्डिंग टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स हैं ए और बी जो एक रैंडम यानी कि ए के एक्सपेरिमेंट के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के हैं, वो दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है तो प्रूव कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आपको प्रूव करना है। यहाँ से आप ये बताइए कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या आएगा, ये बी है ना, तो नीचे भी क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम यूज़ करेंगे जो इसने क्वेश्चन में दिया। इसने क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होगा। तो सिंपली इसको हम फर्स्ट मान लेंगे एंड पुट कर देंगे इसकी जगह पर। ठीक है, इसकी जगह पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ ए एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए और बी आपस में दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन शो कीजिए कि ए नॉट एंड बी नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। अभी तक ये क्वेश्चन में हमने इसको यूज़ किया था, लेकिन अभी हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हमें इसको प्रूव करना है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे। देखिए, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। वही दूसरी तरफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था। ये क्या कहता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको करा चुकी हूँ। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन की ही वैल्यू है जिसे हम पुट कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटरसेक्शन में बनाने के लिए हमने ऐसा किया। अब देखिए इंटरसेक्शन की जगह पर हम इसको रखेंगे जो हमारे पास था। ठीक है, इसको फर्स्ट मान सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। इसके बाद देखिए हमने इसकी जगह पर ये रख दिया, ये तो मैंने ब्रैकेट खोली है इस स्टेप में। ब्रैकेट खोलने के बाद जैसे माइनस का साइन अंदर गया तो उससे साइन चेंज हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे जैसे फैक्टराइजेशन में होता है, और यहाँ से इस टर्म में से और इस टर्म में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों सेम है, इसलिए जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं ना, जैसे आपके पास आता है कि 4 इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो आप क्या करते हैं 4 माइनस एक्स का एक पेयर बना लेते हैं और 1 माइनस एक्स का एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसमें करना है। यहाँ पर एक 1 लिख देना है, 1 लिखने से कुछ भी बदलेगा नहीं, आपकी हेल्प भी होगी। ठीक है, तो एक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास एक पेयर आ जाता है और एक ये आ जाता है। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि या इस तरफ क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट था, तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, क्योंकि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। हैंस ये प्रूव हो गया, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए नॉट एंड बी नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9।